क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन यानी कि आपकी शादी का दिन ही आपके लिए एक खौफनाक बुरे सपने में बदल जाए। एक तरफ घर पर लड़के वाले दुल्हन का इंतजार कर रहे हैं, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और दूसरी तरफ दुल्हन लाल जोड़े में सजने के बजाय पुलिस की वर्दी पहनकर हाथ में डंडा लिए चोर बदमाशों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। ये कहानी है बीबी नाम की एक जांबाज लड़की की, जो अपने पूरे गांव की पहली महिला कांस्टेबल बनी है। उसका सपना बहुत ही बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने का है, लेकिन उसकी राह में दो सबसे बड़े रोड़े हैं। पहला उसकी रूढ़िवादी सास जो चाहती है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़ दे, और दूसरा शहर का एक खूंखार बैंक डकैत गैंग और उसकी शातिर लेडी बॉस जो बीबी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अब क्या बीबी अपनी नौकरी और गृहस्थी दोनों को संभाल पाएगी? और शादी के ही दिन आखिर ऐसा क्या बवाल हो जाता है कि पूरा पुलिस महकमा हिल जाता है? चलिए बिना एक्स्ट्रा बकवास के जानते हैं पूरी कहानी। सीरीज के शुरुआती सीन में हमारी हीरोइन बीबी को दिखाया जाता है। वो दुल्हन के जोड़े में जंगल वाले इलाके में किसी का पीछा कर रही थी। तभी वो आदमी अचानक नीचे गिर जाता है। जैसे वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, उसकी आंखें खुल जाती है। असल में उसे रोज ऐसे ही अजीब अजीब सपने आते रहते हैं। सपने में वो जिसका पीछा कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के इंस्पेक्टर साहब थे। वो सपने के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी घर वाले उसे बोलते हैं, आज तुम्हें नौकरी पर जाना है या नहीं, ये तुम खुद तय कर लो। आज लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर तुम काम पर जा भी रही हो तो टाइम से वापस आ जाना। वो किसी भी तरह इस शादी की बात को टालना चाहती है और पिछले कई महीनों से वो ऐसा ही कर रही है, लेकिन आज घर वाले उसे छोड़ने के मूड में है ही नहीं। वो उसे जबरदस्ती तैयार करने में जुट जाते हैं। उसी समय पुलिस वालों को एक खबर मिलती है, शहर में एक बहुत बड़ी रॉबरी हुई है जहां बैंक से लाखों रुपए लूट लिए गए हैं और वो गैंग एक जगह छुपा हुआ है। पुलिस को जानकारी मिलने वाली है कि सुबह 10 बजे के आसपास एक खबरी उन्हें पूरी डिटेल देगा, इसलिए सभी पुलिस वाले तैयारी में जुट जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन भी काम में निकलने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसे घर के 2-3 काम थमा दिए जाते हैं। पहले भाई को स्कूल छोड़ना और फिर पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले पिता को खाना पहुंचाना। वो ना चाहते हुए भी इन कामों को करने लगती है। इधर पुलिस स्टेशन में सब तैयार हैं, बस हमारी बीबी गायब है। उसकी एक साथी उसे फोन करके पूछती है, तू कहाँ गई रे? बीबी बताती है कि वो इन कामों में फंसी हुई है और कहती है कि आज खबरी का फोन आए तो मुझे बस इतना बता देना कि चोर कहाँ छुपे हैं, बाकी मैं संभाल लूंगी। तभी खबरी का फोन आता है और वो बताता है कि चोर एक खंडहर जैसे घर में छुपे हैं और पुलिस 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इंस्पेक्टर तुरंत 4-5 पुलिस वालों को चुनता है और गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। ये बात जब बीबी को पता चलती है तो वो सोचती है कि पुलिस स्टेशन जाने के बजाय सीधे उसी लोकेशन पर पहुंच जाएं। लेकिन इससे पहले इंस्पेक्टर ने कहा था कि अगर बीबी आए तो उसे घर भेज देना, क्योंकि आज लड़के वाले आने वाले हैं। पर बीबी कहाँ मानने वाली थी। वो किसी अनजान इंसान की साइकिल उठाती है और तेजी से पैडल मारते हुए उस खंडहर की तरफ भागने लगती है। तभी रास्ते में इंस्पेक्टर की गाड़ी का नेटवर्क गायब हो जाता है। वो परेशान होकर बाकी पुलिस वालों से पूछते हैं क्या किसी को उस जगह का रास्ता पता है, पर किसी को रास्ता नहीं मालूम था। वो सोचने लगते हैं कि हम इतनी बड़ी डकैती के केस को सुलझाने निकले हैं और खुद ही रास्ता भटक गए। वो आसपास के लोगों से उस खंडहर घर का रास्ता पूछने लगते हैं। वो डकैत पुलिस से बचने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और किसी वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस वाले अभी भी रास्ते में बिना कुछ समझे एक जगह खड़े होते हैं। तभी बीबी वहां पहुंच जाती है। वो पूछती है, सर क्या आप उन डकैतों को पकड़ने नहीं गए? इंस्पेक्टर बोलता है, हम तो चले जाएंगे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीबी झूठ बोल देती है कि वो अपने अंकल से मिलने आई है। जब वो देखती है कि पुलिस वाले रास्ता ना पता होने की वजह से वहाँ खड़े हैं तो वो उन्हें सही रास्ता समझा देती है। पुलिस वाले उसे वहीं छोड़कर अपनी कार से तेजी से आगे बढ़ते हैं। बीबी भी अपनी साइकिल से उनके पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी साइकिल की चेन गिर जाती है। वो साइकिल ठीक कराने के लिए पास की एक दुकान पर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले पूरे दल बल के साथ उस खंडहर घर में धावा बोल देते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं मिलता। वो डकैत गैंग अभी अभी फरार हुआ था। इंस्पेक्टर और उसकी टीम हाथ मलती रह जाती है कि वो बस थोड़े से लेट हो गए। इधर बीबी पर उस लोकेशन पर पहुंचने का बहुत प्रेशर था, लेकिन साइकिल ठीक होने में काफी टाइम लगने वाला था। वो रास्ते में लोगों से लिफ्ट मांगने लगती है। तभी एक भले आदमी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपनी गाड़ी पर लिफ्ट दे देता है। रास्ते में पुलिस की गाड़ी सामने से वापस आती हुई दिखती है। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोलता है, क्या तुम्हारे अंकल का घर यहीं है? चलो अच्छा है, वो चोर तो हमारे हाथ नहीं आए, बचकर भाग निकले। पुलिस वाले अपनी किस्मत को कोसते हुए आगे बढ़ जाते हैं।
लिफ्ट देने वाला आदमी बीबी से बोलता है, चलो अब हम भी यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन बीबी बोलती है, नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लेती मुझे यकीन नहीं होगा। वो उसी खंडर वाली जगह पर पहुंचती है और सुराग ढूंढने लगती है। वहां छानबीन करते हुए उसे टायर के निशान मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि डकैत एक मछली ढोने वाली गाड़ी में बैठकर भागे हैं। वो अंदाजा लगाती है कि वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जब पुलिस वाले दूसरी तरफ चले गए थे, वहीं बीबी उन टायरों के निशानों का पीछा करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर वो देखती है कि 4-5 चोर पैसों से भरा बैग लेकर भागने की फिराक में हैं। बीबी उन्हें दबोचने के लिए उनके पीछे दौड़ती है। पुलिस को पीछे खड़ा देख चोर अपनी गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं और खेतों की तरफ भागने लगते हैं। बीबी उनसे पैसों का बैग छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो डकैत उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर गिरा देते हैं। वो वहां से भागने ही वाले होते हैं कि तभी दूर से एक आदमी उन पर पत्थरों की बरसात कर देता है। ये वही आदमी था जिसने बीबी को लिफ्ट दी थी। वो सही समय पर आकर चोरों से बीबी की जान बचा लेता है, लेकिन इस हाथापाई में बीबी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। कहानी अब सीधे बीबी के घर की तरफ मुड़ती है। लड़की देखने के लिए लड़के वाले और उसके रिश्तेदार घर पहुंच चुके थे। लड़के वाले बताते हैं कि लड़का पोस्ट ऑफिस में काम करता है और वो ड्यूटी खत्म करके सीधा यहीं आ रहा है। वो पूछते हैं, क्या लड़की तैयार हो गई, हम रस्में शुरू करें? ये सुनकर बीबी की माँ अंदर ही अंदर बुरी तरह डर जाती है। उन्होंने अपनी बेटी से जल्दी घर आने को कहा था, लेकिन वो अब तक गायब थी। माँ सोच में पड़ जाती है कि अगर बाहर बैठे लोगों ने लड़की को दिखाने के लिए कहा तो वो क्या जवाब देंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बेहोश पड़ी बीबी का इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल में वही मददगार आदमी लगातार बीबी के साथ रहता है और उसकी पूरी देखभाल करता है। जब बीबी को होश आता है तो वो देखती है कि उसके घर से बार बार फोन आ रहे हैं। वो बुरी तरह घबरा जाती है और तड़पते हुए कहती है कि मुझे बहुत जल्दी घर पहुंचना होगा, वरना वहाँ बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। ये देखकर वो आदमी बोलता है, परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो उसे अपनी गाड़ी पर बिठा कर ले जाता है। दूसरी तरफ बीबी के घर पर लड़के वाले इंतजार कर करके थक चुके थे। लड़के की माँ अकड़ कर बैठ जाती और बोलती है, ये लड़की अभी भी तैयार हो रही है क्या? जब तक हम लड़की को देख नहीं लेते और वो हमें पसंद नहीं आ जाती, तब तक हम इस घर का पानी तक नहीं पियेंगे। वो एक के बाद एक ताने मारना शुरू कर देती है और पूछती है, लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई, उसे शादी नहीं करनी है क्या? बीबी की माँ डर के मारे कांप रही होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। हालात बिगड़ती देख बीबी का छोटा भाई घर के बाहर आता है, ये सोचकर कि वो कहीं से अपनी दीदी को ढूंढ कर लाए। तभी वो देखता है कि बीबी उसी मददगार आदमी की गाड़ी से वहां आकर उतरती है। छोटा भाई भागकर उसके पास जाता है और बोलता है, दीदी तुम जल्दी अंदर चलो, वरना माँ की हालत बहुत खराब हो रही है। वो चुपके से बीबी को घर के पिछले दरवाजे से अंदर ले जाते हैं। वहां माँ और बाकी लोग उसे जल्दी से एक नई साड़ी पहनाकर तैयार करने में जुट जाते हैं। तभी बाहर शोर मचता है कि दूल्हा आ गया है। जब छोटा भाई बाहर जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये वही आदमी था जो अभी अभी उसकी दीदी को गाड़ी से छोड़कर गया था। वो दौड़कर अंदर जाता है और बीबी से बोलता है, दीदी जो भैया तुम्हें छोड़कर आए थे वही दूल्हा बनकर आए हैं। ये सुनकर बीबी को लगता है शायद उसने लिफ्ट के पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो आदमी अपने पैसे वसूलने के लिए सीधे उनके घर के अंदर आ गया। वो बिना सोचे समझे तुरंत कमरे के बाहर आती है और उस आदमी के हाथ में कुछ पैसे थमाते हुए बोलती है, अपने रास्ते में मेरी जो मदद की थी ये उसके पैसे हैं, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये नजारा देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। तभी बीबी के सामने ये सच सामने आता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि खुद वही लड़का है जो उसे देखने आया है। दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो जाते हैं और पुरानी बातें उनके दिमाग में घूमने लगती हैं। तभी लड़के के साथ आए उसके रिश्तेदार और उसकी माँ हंगामा खड़ा कर देते हैं। उसकी माँ गुस्से में कहती है, ये लड़की नौकरी पर गई थी, आज देखने के दिन भी इसने ऐसा तमाशा किया तो कल क्या क्या करेगी। अगर ये इस पुलिस की नौकरी को छोड़ दे तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन बीबी ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया था। वो साफ साफ कह देती है कि मैंने बहुत मुश्किलों से ये नौकरी पाई है और मुझे अपना ये काम जान से भी ज्यादा प्यारा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। बीबी की ये बात सुनकर उसके घर वाले सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या दूल्हा बीबी के इस हौसले का साथ देगा? पेरेंट्स की बातें सुनकर ऐसा लगने लगा था कि अब यह रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। जब सब चुप बैठे थे तो लड़के की माँ को बीबी का ये बेबाक अंदाज और हौसला बहुत पसंद आता है। वो काफी देर तक सब नोटिस कर रही थी। अचानक वो अपनी जगह से उठती है और प्लेट में रखी हुई मिठाई उठाकर खाने लगती है। वो कहती है, मुझे लड़की बहुत पसंद आई, अब जल्दी से कोई अच्छा सा दिन देखकर शादी की तारीख पक्की करो। घर वाले तुरंत कैलेंडर देखने लगते हैं और 15 दिन बाद का एक बहुत ही शुभ मुहूर्त देखकर शादी पक्की कर दी जाती है। इस तरह दोनों तरफ से शादी की बात फाइनल हो जाती है।
दूसरी तरफ बीबी ने रॉबरी के केस में जो लाखों रुपए चोरों से छीन कर बरामद किए थे उसका पूरा क्रेडिट इंस्पेक्टर साहब खुद ले लेते हैं। वो टीवी पर बड़े रॉब से इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बहादुरी से चोरों को पकड़ा और सारा पैसा वापस लाए। ये देखकर बीबी की एक कांस्टेबल दोस्त उसे कहती है, देख इंस्पेक्टर कैसे तेरा क्रेडिट खा गया। बीबी बोलती है, यार वो सब तो ठीक है, लेकिन जो लड़का मुझे रास्ते में मिला था और जिसने मेरी मदद की थी वही शादी के लिए दूल्हा बनकर आ गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका है। उसकी दोस्त इस पर सोचने लगती और कहती है, देख भले ही तुझे दूल्हे की फोटो पहले ना मिली हो, लेकिन दूल्हे के पास तेरी फोटो तो पक्का गई होगी ना, तो उसे तो पहले से पता रहा होगा कि तू वही लड़की है, इसलिए उसने रास्ते में तेरी मदद की। लेकिन अब तू उस पर इतना शक क्यों कर रही है। दोनों इस बारे में काफी बातें करते हैं। अब इस शादी को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले बीबी की वही सहेली अपना गेटअप पूरी तरह बदलती है और पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले दूल्हे से मिलने पहुंच जाती है। वो उससे बोलती है कि मैं आपकी होने वाली पत्नी के बारे में सब जानती हूँ, मैं उसी के पड़ोस वाली गली में रहती हूँ, आपके भले के लिए बता रही हूँ कि वो लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपका और उसका कोई मेल ही नहीं है, आप पछताओगे। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है और दूल्हा सोच में पड़ जाता है। उसी समय दूल्हे के घर पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि बीबी के साथ काम करने वाले एक दूसरे कांस्टेबल का था, जिसे बीबी ने इस काम पर लगाया था। वो फोन करके बोलता है कि मैं और बीबी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारे रिश्ते के बारे में उसके घर वालों को नहीं पता, इसलिए उन्होंने ये शादी तय कर दी। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो इस शादी को तुरंत कैंसिल कर दीजिए। वो फोन काटने ही वाला होता है कि तभी दूल्हे की माँ फोन झपट लेती है और कड़क आवाज में पूछती है, अच्छा तो तुम दोनों कितने सालों से रिलेशनशिप में हो। ये सुनते ही कांस्टेबल की बोलती बंद हो जाती है और वो हकलाने लगता है। उसकी घबराहट देखकर माँ समझ जाती है कि दाल में कुछ काला है। वो गुस्से में कहती है, ये शादी तो होकर ही रहेगी, तुम जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, और वो फोन काट देती है। घर के बाकी लोग माँ से बोलते हैं कि ऐसा फोन आने के बाद क्या शादी करना ठीक है, लेकिन माँ बोलती है कि वो लड़की किसी से प्यार नहीं करती। जब हम वहाँ गए थे तो हमने कहा था कि अगर वो नौकरी छोड़ दे तो अच्छा होगा, शायद इसी बात से डर कर उसने ये झूठा फोन करवाया था। इधर बीबी अपने घर पर बहुत उदास बैठी थी क्योंकि फोन करवाने के बाद भी लड़के वाले नहीं माने। तभी अचानक उसके फोन पर एक कॉल आती है। इस बार फोन करने वाला आदमी वही नाम लेता है जो बीबी ने झूठे प्यार का नाटक करने के लिए इस्तेमाल किया था। वो आदमी फोन पर बोलता है, हाँ मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ। ये सुनकर बीबी गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाती है, कौन हो तुम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सामने से आवाज आती है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर ठीक इसी वक्त जो जगह मैं बता रहा हूँ वहां आओ, मैं खुद को साबित कर दूंगा। इतना कहकर वो फोन काट देता है। बीबी सोच में पड़ जाती है कि ये नया सिरदर्द कौन है। इसी बीच दूल्हे के पिता का फोन बीबी के पिता के पास आता है। वो सीधे सीधे कह देते हैं कि ये शादी अब नहीं हो सकती और इसकी वजह क्या है ये आप अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। बीबी के मम्मी पापा ये सुनकर दंग रह जाते हैं। जब वो अपनी बेटी को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वो सुबह सुबह ही कहीं निकल गई है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर, जहां बीबी अपने साथी पुलिस वालों को सब बताती है। यार मैंने तो शादी तोड़ने के लिए झूठे बॉयफ्रेंड का नाटक रचा था, लेकिन अब कोई असली का आदमी मुझे फोन करके धमका रहा है। ये सुनकर पुलिस स्टेशन के सभी लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि उसने जिस जगह पर बुलाया था तुम वहां जाओ, हम सब मिलकर तुम्हारे पीछे आएंगे और उसे रंगे हाथों दबोच लेंगे। वो बीबी को उस अनजान जगह के लिए रवाना कर देते हैं। बीबी जब वापस अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि शादी टूट चुकी है। ये सुनकर वो अपने घर वालों से बोलती है, वैसे भी मेरी इस शादी में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए शादी टूट गई तो मैं बहुत खुश हूँ। इस पर उसके मम्मी पापा भड़क जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुमने एक बार भी हमारे बारे में सोचा, हम पर क्या बीत रही है, इसका तुम्हें अंदाजा भी है। जब कोई शादी टूटती है तो समाज में कितनी बातें बनती हैं। वो रोने बिलखने लगते हैं। ये देखकर बीबी परेशान हो जाती और सोचने लगती है कि अब इस सिचुएशन को कैसे संभालें। दूसरी तरफ टीवी पर जो डकैती की खबर आ रही थी उसे उस डकैत गैंग की लीडर जिसका नाम आका है बड़े ध्यान से देख रही होती है। वो अपने गुंडों से बोलती है कि तुम लोगों ने तो कहा था कि एक लड़की ने तुम्हें पीट कर सारा पैसा छीन लिया, लेकिन टीवी पर तो उस लड़की का कहीं जिक्र है ही नहीं। यहाँ तो इंस्पेक्टर अपनी वाहवाही लूट रहा है। उसके गुंडे साफ करते हैं कि उन्हें पीटने वाली कोई और नहीं बल्कि एक लेडी पुलिस कांस्टेबल थी। ये जानकर आका उस लेडी कांस्टेबल मतलब के बीबी का पता लगाने और उसे सबक सिखाने के लिए अपने आदमियों को काम पर लगा देती है। उधर बीबी उस अनजान जगह पर पहुंचती है जहां उसे उस ब्लैकमेलर ने बुलाया था। वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि जो आदमी उसे फोन पर बॉयफ्रेंड बनकर डरा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद वही दूल्हा था। असल में ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ था। बीबी के साथ जो कांस्टेबल दोस्त काम करता था
जिसने दूल्हे को धमकी भरा फोन किया था वो असल में इस दूल्हे का ही दोस्त निकला। दूल्हे को जब पता चला कि उसका दोस्त ही उसे बेवकूफ बना रहा है तो उसने अपनी माँ और दोस्त के साथ मिलकर बीबी को मजा चखाने के लिए ये छोटा सा गेम प्लान किया था। जब बीबी को इस मजाक का पता चलता है तो वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी दूल्हा उसे रोकता है और बोलता है, देखो हमारी शादी 50% तो पहले ही पक्की हो चुकी है, क्योंकि मेरी तरफ से तो हाँ है। अब अगर तुम हाँ कह दोगी तो ये 100% हो जाएगी। उसकी ये हाजिर जवाबी सुनकर बीबी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। इसके बाद दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर होती हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों की इस नई और खूबसूरत शुरुआत को एक गाने के जरिए दिखाया जाता है। देखते ही देखते उनकी शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन बीबी के घर पर सब तैयारियां चल रही होती हैं और वो दुल्हन के जोड़े में तैयार हो रही थी। दूसरी तरफ दूल्हे के घर वाले भी पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। दूल्हे के लिए एक अलग वैन बुक की जाती है जबकि उसकी फैमिली दूसरी गाड़ी से शादी के लिए रवाना होती है। तभी स्क्रीन पर उस वैन के ड्राइवर को दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और नफरत साफ दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दूल्हे से कोई पुराना बदला लेने का इंतजार कर रहा हो और आज उसे सही मौका मिल गया हो। दूल्हा जब 7 बजे घर से निकलता है, रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का था, लेकिन सुबह के 8 बज जाते हैं और वो मैरिज हॉल नहीं पहुंचता। जब बीबी के घर वाले दूल्हे की फैमिली को फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो कब का निकल चुका है, क्या अब तक वो नहीं पहुंचा? 9 बजे तक का तो शुभ मुहूर्त है। तब दूल्हे के फोन पर ट्राई किया जाता है तो उसका फोन नॉट रीचेबल आता है। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि दूल्हा गायब हो चुका है। शादी के माहौल में चीख पुकार मच जाती है और सब रोने लगते हैं कि आखिर दूल्हे के साथ क्या अनहोनी हो गई। जहां बाकी लोग खड़े होकर सिर्फ रो रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे, वहीं दूल्हे की माँ बहुत हिम्मत दिखाती है। बीबी भी बिना वक्त गवाए तुरंत अपनी पुलिस की वर्दी पहनती है और अपने होने वाले पति को ढूंढने के लिए तेजी से निकल पड़ती है। उसे पूरा भरोसा था कि वो उसे सही सलामत ढूंढ निकालेगी। दूसरी तरफ उस सनकी ड्राइवर का खौफनाक रूप सामने आता है। वो दूल्हे और वैन में मौजूद बाकी लोगों को कोई नशीली चीज सूंघा कर बेहोश कर देता है और गाड़ी को एक घने जंगल की तरफ ले जाता है। वहां ले जाकर वो दूल्हे के हाथ पैर बांध देता है, उसका सब कुछ छीन लेता है और उसे झाड़ियों में फेंक देता है। इसके बाद वो वैन लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इधर बीबी अपनी गाड़ी से हर तरफ छानबीन कर रही होती है और अलग अलग चौकियों पर फोन करके वैन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ वो शातिर किडनैपर वैन लेकर बहुत तेजी से एक दुकान की तरफ बढ़ता है। वो शातिर ड्राइवर दुकान से सिगरेट खरीद कर पीता है और वहां से निकलने लगता है। तभी एक छोटा लड़का उस पर गौर करता है। इसी बीच बीबी अपनी छानबीन के दौरान रास्ते में एक चाय की दुकान वाले से पूछताछ करती है तो उसे सुराग मिलता है कि एक शादी वाली वैन जंगल के रास्ते की तरफ गई थी। बीबी बिना एक पल गवाए तेजी से उसी रास्ते पर निकल पड़ती है। किस्मत से उसे जंगल में वो तीनों लोग मिल जाते हैं, मतलब दूल्हा और उसके साथ वाले। वो सब बेहोशी की हालत में झाड़ियों में पड़े थे। बीबी जल्दी जल्दी उन सबको होश में लाती है और गाड़ी में बिठाकर सही सलामत मैरिज हॉल पहुंचाती है। आखिरकार शुभ मुहूर्त खत्म होने से पहले शादी की रस्में शुरू होती हैं और दोनों की शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। शादी के बाद सब एक जगह बैठते हैं और दूल्हे से पूछते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। वो बताता है कि जब हम वैन से आ रहे थे तो ड्राइवर की तरफ से एक बहुत ही अजीब और गंदी बदबू आ रही थी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते उसने गाड़ी की खिड़कियां बंद कर दी और कोई नशीली स्प्रे छिड़क दिया। उसे सूंघते ही हम सब चक्कर खाकर गिर गए और बेहोश हो गए। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। वो शातिर ड्राइवर दूल्हे के चुराए हुए सारे गहने और पैसे लेकर जमुना नाम की एक कॉल गर्ल से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। ड्राइवर अपना मोबाइल फोन ऑफ करना भूल जाता है। जमुना और उसकी साथी इस बात का फायदा उठाते हैं। वो उस ड्राइवर को जमकर पीटते हैं और उसके पास से वो सारे गहने और पैसे छीन कर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके बाद एक वॉइस ओवर सुनाई देता है जिसमें जमुना किसी से फोन पर कह रही थी, जैसे आपने कहा था सब कुछ वैसा ही हुआ। तब स्क्रीन पर उसी रहस्यमयी विलन लेडी आका का आधा चेहरा दिखाया जाता है, जिससे साफ हो जाता है कि इस खेल के पीछे उसी का हाथ है। इधर बीबी के पति को अपनी जेब से एक अजीब सी चिट्ठी मिलती है। जब वो उसे खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है, तुमने सांप की पूंछ पर पैर रख दिया, अब वो तुम्हें डसेगा जरूर। ये पढ़कर बीबी सोच में पड़ जाती है। उसे शक होने लगता है कि कहीं इसके पीछे उसी बैंक डकैती के अपराधी तो नहीं है जिन्हें उसने पकड़ा था। खैर कहानी आगे बढ़ती है और बीबी अपने ससुराल पहुंचती है, जहां शादी के बाद की रस्में शुरू होती हैं। उस दिन कोई खास और कड़ा नियम होने के वजह से सास ससुर तय करते हैं कि आज के दिन पति और पत्नी एक साथ नहीं रह सकते और ना ही आपस में बात करेंगे। इसलिए बीबी को एकदम अलग कमरा दिया जाता है और उसके पति को दूसरा कमरा। बीबी जब कमरे में अकेली होती है
है तो घर में काम करने वाली एक छोटी लड़की उसके पास आती है और उसे हंस बोलकर बातें करने लगती है। उसी समय बीबी के फोन पर इंस्पेक्टर का कॉल आता है। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम्हारे पति से जो गहने चोरी हुए थे हमने उन्हें बरामद कर लिया है और चोरों को भी पकड़ लिया, लेकिन उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए तुम दोनों को तुरंत पुलिस स्टेशन आना होगा। बीबी समझाती है कि रस्मों के वजह से वो दोनों आज घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इंस्पेक्टर एक नहीं सुनता। वो रौब जमाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंचना ही होगा। अब पुलिस स्टेशन जाने के लिए दोनों एक तगड़ा प्लान बनाते हैं। वो छोटी लड़की चोरी छिपे बीबी के पति के पास जाकर पुलिस का मैसेज देती है। घर से बाहर निकलने के लिए पति बहाना बनाता है कि वो घर की सजावट के लिए कुछ सीरीज लाइटें खरीदने बाजार जा रहा है और वो बाहर निकल जाता है। अब बीबी को बाहर निकलना था। वो एक तरकीब लगाती है और उस छोटी लड़की को दुल्हन की तरह अपनी साड़ी पहनाकर घूंघट उड़ाकर अपने कमरे में बिठा देती है ताकि किसी को शक ना हो, और खुद कपड़े बदल कर बाहर निकलने लगती है। तभी रास्ते में उसकी सास खड़ी मिलती है। सास को लगता है कि ये वही छोटी नौकरानी है, इसलिए वो कहती है, अरे सुन, जरा इन बर्तनों को ले जाकर अच्छे से मांज दे। बीबी बिना कुछ बोले बर्तनों की टोकरी उठाती है और पिछले दरवाजे से बाहर निकलकर अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए भाग जाती है। जब वो जा रहे होते हैं तो लड़के के चचेरे दादा उन्हें देख लेते हैं। वो उस लड़की के कपड़े देखकर सोचते हैं, ये लड़का घर की छोटी नौकरानी को बाइक पर बिठाकर कहाँ जा रहा है। वो बात को नजरअंदाज करके लाइट का सामान लेकर घर आ जाते हैं। उधर घर में नई बहू को खाना देने के लिए तैयारियां चल रही थी और किसी को भनक तक नहीं होती कि बहू तो गायब है। दूसरी तरफ बीबी और उसका पति भागते दौड़ते पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस वाले उनके गहने दिखाते हैं और बताते हैं कि इसके पीछे जमुना नाम की एक औरत का हाथ है जिसके पास से ये सब मिला है। असल में पुलिस को यह कामयाबी उनके एक खबरी की वजह से मिली थी, जो कि वही चाय की दुकान वाला छोटा लड़का था जिसने उस ड्राइवर को सिगरेट पीते हुए नोटिस किया था। जब पुलिस जमुना से कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो आसानी से मुंह नहीं खोलती। वो बस इतना कहती है कि एक आदमी आया था, वो 10-15 दिन मेरे साथ रहा और बिना पैसे दिए भाग रहा था, इसलिए मैंने उसके गहने छीन लिए। वो असली मास्टरमाइंड अक्का का नाम छुपा जाती है। जमुना पुलिस के सामने अकड़ते हुए कहती है, मुझे तो अपने पैसे वसूल करने थे, इसलिए मैंने गहने छीने। वो अपनी अक्का के बारे में एक शब्द भी बाहर आने नहीं देती और पुलिस वालों को अपनी बातों से इधर उधर घुमाते रहती है। इसी बीच उसे लॉकअप से बाहर निकालने के लिए उसका एक वकील पुलिस स्टेशन आता है। दूसरी तरफ बीबी के ससुराल में सब परेशान हो रहे थे कि नई बहू सुबह से कमरे में है और उसने अब तक कुछ खाया पिया भी नहीं है। सास कहती है, चलो उसे जगा कर आते हैं। वो कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। सास कहती है, ये कैसी गहरी नींद है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। वो और तेजी से दरवाजा पीटने लगते हैं। कमरे के अंदर दुल्हन के कपड़े पहने वो छोटी बच्ची डर के मारे थर-थर कांप रही थी। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर वकील तो जमुना को छुड़ाने के कानूनी कागजात तैयार कर रहा था, लेकिन तभी वहां एक नया आदमी दिखाई देता है। ये वही ड्राइवर था जिसने दूल्हे की वैन किडनैप की थी और गहने चुराए थे। वो बाहर खड़ा होकर वकील और जमुना के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। चाय की दुकान वाला छोटा खबड़ी लड़का उसे देख लेता है। वो तुरंत भागकर बीबी के पति के पास जाता है और बोलता है, सर ये वही आदमी है जिसने दीदी के गहने और वैन लूटी थी, मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद है। ये सुनते ही बीबी और उसके पति उस ड्राइवर को दबोचने के लिए उसके पीछे भागते हैं। बाकी पुलिस वाले भी उसके साथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इसी दौरान ससुराल में काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई बाहर नहीं आता तो घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। तभी चचेरे दादा बताते हैं कि उन्होंने तो लड़के को उस छोटी नौकरानी बच्ची के साथ सुबह बाइक पर जाते हुए देखा। सब हैरान हो जाते हैं कि अगर वो छोटी बच्ची लड़के के साथ बाहर गई तो बहू के कमरे के अंदर कौन है। मामला गड़बड़ देखकर वो कुछ लोगों को बुलाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर अंदर बैठी लड़की डर कर खुद ही दरवाजा खोल देती है। जैसे ही सब अंदर देखते हैं सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे में बहू की जगह उस छोटी बच्ची को देखकर सब सन्न रह जाते हैं। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर बीबी और उसकी टीम काफी चूहे बिल्ली के खेल और हाथापाई के बाद आखिरकार उस शातिर ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ लेती है। जब उसे पकड़कर लॉकअप में डाला जाता है तो बीबी को शक होता है कि ये आदमी भी उसी बैंक डकैती के गैंग से जुड़ा हुआ है। वो समझ जाती है कि डकैतों ने ही उसे डराने और मिलाने के लिए उसके पति को किडनैप करवाया था और चिट्ठी भिजवाई थी। बीबी कहती है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच करनी होगी, तभी सच सामने आएगा। वो केस की फाइल पर साइन करती है और अपने पति के साथ वहां से निकलने वाली होती है। ठीक उसी पल पुलिस स्टेशन में उस खूंखार और रहस्यमयी विलेन लेडी अक्का की ग्रैंड
ग्रैंड एंट्री होती है। उसे देखते ही पुलिस स्टेशन के बड़े बड़े ऑफिसर भी खड़े हो जाते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। उसके रुतबे को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ी और रसूखदार राजनेता हो। वो अंदर आते ही इंस्पेक्टर से बोलती है, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इस बीबी से मिलकर आती हूँ। वो बड़े ही शातिर अंदाज में बीबी के पास जाती और बोलती है, तो तुमने ही उस बैंक डकैती का पर्दाफाश किया है, बहुत बढ़िया। औरतों को तो ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारा सपना एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना है ना? चिंता मत करो, तुम जिस तरह काम कर रही हो एक दिन बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचोगी। इसके बाद वो बीबी के पति के पास जाती है और उसे बहुत ही ठंडे और डरावने लहजे में धमकी देते हुए बोलती है, अपनी पत्नी को संभाल कर रखो। अगर किसी औरत का पति मर जाए तो दुनिया उसे विधवा कहती है, लेकिन अगर किसी की पत्नी मर जाए तो उस मर्द को क्या बोलते हैं? मैं तो बस अपनी जानकारी के लिए पूछ रही हूँ। उसकी इस छिपी हुई धमकी का मतलब साफ था कि अगर बीबी ने उसके मामलों में ज्यादा टांग लड़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो वहां से मुस्कुराते हुए निकल जाती है। बीबी का पति उस धमकी से बिल्कुल नहीं डरता। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मुझे अपनी पत्नी की रक्षा अच्छी तरह करनी आती है। इसके बाद दोनों बाइक पर बैठकर वापस अपने घर के लिए रवाना होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि घर पर अब बहुत बड़ा तूफान उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है। अब वो इस बड़े तमाशे और अपने गुस्से से लाल सास को कैसे संभालेंगे, इसी सस्पेंस और मोड़ के साथ इस सीरीज का यहीं पर दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।